You? Yes, sir. Okay, okay. Yes, Yes, sir. sir. Okay, Yes, now sir. here we are going to start our e-lecture on Zoom. So here before starting this is our first lecture. हे आपलं पहिलंच लेक्चर आहे त्याच्यामुळे थोडा सिलेबस बद्दल इंट्रोडक्शन सांगतोय मी. ठीक आहे. तुम्हाला याआधी सिलेबस झालेला आहे. सिलेबसचं इंट्रोडक्शन झालेलं आहे का? नाही ना? तर बघा इथे आणखी स्क्रीन कुठे गेली? हा तर हा BSc सेमिस्टर 5th. ओके, तुम्हाला असे टोटल 6 युनिट आहे, चॅप्टर किंवा 6 चॅप्टर्स म्हणू शकता. तर पहिले दोन जे युनिट आहे, फर्स्ट युनिट्स आर बिलोंग्स टू inorganic chemistry, contain coordination compound and chelate. First unit is divided into two parts, coordination compound and chelate. And unit Chelates. second, chelates, yes. You may take the screenshot of this introduction of syllabus slides, right? Unit second contain crystal field theory, also called as the CFT, and B part is electronic spectra of transition metal complexes. So these two are the unit two are the topic or unit of inorganic chemistry. Then here third and fourth unit belongs to organic chemistry, containing heterocyclic compound and organometallic compound in third unit. Heterocyclic compound and organometallic compound. Unit fourth also belongs to organic chemistry, which is consist of three part, that is dyes, drugs and pesticides, right? Yes, sir. Yes, sir. Unit 5th or chapter 5th is completely of photochemistry, and unit 6th is of all about molecular spectroscopy, right? तो पूरे सिलेबस में पहले के जो दो यूनिट है वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, बाद के दो यूनिट जो है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, और उसके बाद पांचवा और छठा जो यूनिट है वो स्पेक्ट्रोस्कोपी का है स्पेशली. हाँ, आप फिजिकल बोल सकते हैं बट इट बिलोंग्स टू स्पेक्ट्रोस्कोपी. ठीक है, फोटोकेमिस्ट्री एंड मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी. Molecular. Yes, you can take the screenshot of it. Now we are going to take organic chemistry, that is unit number 3 and unit number 4. तो मैं आपको यूनिट 3rd और यूनिट 4th पढ़ाने जा रहा हूँ. तो उसमें भी हम स्टार्ट करेंगे ऑर्गेनिक का. उसमें भी हम स्टार्ट करने वाले हैं यूनिट 4 या चैप्टर 4 सबसे पहले. आई बात ध्यान में. तो चैप्टर 4 Yes, sir. कंसिस्ट ऑफ 3 parts, that is dyes, drugs and pesticide. Dyes, drugs and pesticides. Pesticides. Yes. So dyes contain subtopic 4.2, that is first part is of introduction, and 4.2 is all about its classification. तो आपको क्लासिफिकेशन दो दिए हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर एंड मोड ऑफ एप्लीकेशन. तो सबसे पहले हम डाइस से ही स्टार्ट करते हैं. नाउ हियर वी गो. चैप्टर 4, दैट इज यूनिट 4, डाइस. नाउ इन इंट्रोडक्शन, व्हाट इज मीन बाय डाइस? आपने कलर देखे होंगे. Yes, sir. ठीक है. तो ये Yes, sir. जनरली डाइस जनरली क्या रहते हैं? डाइस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स रहते हैं. डाइस आर जनरली ऑर्गेनिक कंपाउंड that are used to impart color to various substance, जो दूसरे substance को कलर देने का काम करते हैं. ठीक है, इंक्लूडिंग फाइबर्स, पेपर, लेदर, फर, हेयर, ड्रग्स, कॉस्मेटिक्स, वैक्सेस, ग्रीसेस एंड प्लास्टिक्स, राइट? तो आपने भी डाइस के बारे में बहुत पता होगा. जो सर को लगाते हैं ना वो ब्लैक या बहुत ज्यादा कलरफुल आता है, कोई व्हाइट करता है, कोई ब्लैक करता है, अपने अपने हिसाब से. दीज आर ऑल डाइज. हम नया जीन्स लाते हैं, उसका पहले धोने के बाद कलर वगैरह जाता है ना,
वो Yes, sir. एक्सेस डाई जो रहता है वो निकल जाता है, लेकिन पूरा का पूरा जो जीन्स का कलर है वही निकलता है क्या? नहीं निकलता है। No, तो हाँ, तो जो एक्सेस डाई है वो निकल जाता है। ठीक है, तो ये जो डाई है ये क्या है? ये ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कुछ मटेरियल्स को लाइक फाइबर यानी कि क्लॉथ्स, पेपर, लेदर, हेयर, फर, ड्रग्स, कॉस्मेटिक्स, वैक्सेस, ग्रीसेस एंड प्लास्टिक, इनको कलर देने का काम करते हैं। ओके, a dye is a colored compound normally used in solution which is capable of being fixed to a fabric. तो जनरली ये फैब्रिक को फिक्स करने के लिए डाई यूज किए जाते हैं। आपको डायग्राम में वहाँ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन बताया है, वहाँ पे नंबर ऑफ कलर्स के कंपाउंड रखे हुए हैं। दीज आर ऑल द डाइज, दीज आर ऑल द डाइज। समझ रहा? हाँ, वो सभी क्या है, जो रेड दिख रहा है आपको, ब्लू दिख रहा है, ग्रीन दिख रहा है, ये सभी के सभी क्या है? डाई है। तो ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड या ग्रुप्स जो मटेरियल को कलर देने का काम करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? डाई कहते हैं। Dyes. डाई कहो या डाइस कहो। So two important condition for colored compound to act as a dyes are, दो इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि पर्टिकुलर एखादा कंपाउंड कलरफुल क्यों रहता है या वो कंपाउंड किसी को कलर कैसे देता है। ठीक है, तो उसके लिए कुछ दो इम्पोर्टेंट फेनोमेना है या टू इम्पोर्टेंट फैक्टर है। उसमें एक तो क्रोमोफोर प्रेजेंट रहता है। क्या रहता है? क्रोमोफोर। और दूसरा, Chromophore. हाँ यस, और दूसरा रहता है ऑक्सोक्रोम। ऐसे दो फैक्टर प्रेजेंट रहते हैं उसमें, क्रोमोफोर एंड ऑक्सोक्रोम। Oxochrome. ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं क्रोमोफोर क्या है। तो ये एक ग्रुप होता है, फंक्शनल ग्रुप, द ग्रुप विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग कलर टू द डाई बिकॉज दे आर कैपेबल ऑफ एब्जॉर्बिंग लाइट इन द नियर यूवी रीजन। आई बात ध्यान में? ये ऐसा एक ऑर्गेनिक का ग्रुप है जो नियर यूवी, नियर यूवी, नियर यूवी मीन्स नियर टू द विजिबल रीजन। और मैंने, Ultraviolet, right? हाँ, अल्ट्रावायलेट। नियर यूवी, ये कंप्लीट वर्ड, सिर्फ अल्ट्रावायलेट नहीं, ओनली अल्ट्रावायलेट नहीं, नियर अल्ट्रावायलेट। तो वो नियर अबाउट आता है विजिबल के पास। हेलो, Yes, sir. यस सर। हाँ, तो ये थोड़ा सा आप फैक्ट समझिए कि आपने अगर कंप्लीटली यूवी बोला तो यूवी रीजन में अगर कोई कंपाउंड लाइट एब्जॉर्ब करता है तो वो कलरलेस दिखता है। वो कैसा दिखेगा? कलरलेस। कलरलेस। लेकिन अगर नियर यूवी यानी कि विजिबल के पास अगर कोई कंपाउंड लाइट एब्जॉर्ब करता है तो वो कलरफुल दिखता है। तो ये नियर यूवी में क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है, जो रेडिएशन है वो एब्जॉर्ब करता है। आपको कॉम्प्लीमेंट्री कलर मैंने बताया है क्या? No, sir. sir. हाँ, No, sir. अच्छा, शायद फर्स्ट ईयर को मैंने पढ़ा है कॉम्प्लीमेंट्री कलर। हाँ, तो कैसा होता है कि एक आध कंपाउंड व्हाइट लाइट का, अब व्हाइट लाइट कंसिस्ट होती है 7 पार्ट्स में, ठीक है, विबगोर, राइट? Yes, sir. हाँ, तो Yes, उसमें sir. से कोई भी एक कलर, एक आध सब्सटेंस एब्जॉर्ब करता है और उसका जो कॉम्प्लीमेंट्री कलर है वो हमें डिस्प्ले होता है। अब फॉर एग्जांपल जो Sir, हमें, हाँ Yes, sir. हाँ बताइए। हाँ, वो सर का पढ़ाया बताया था आपने लास्ट टाइम पेपर? हाँ, पढ़ाया था ना मैंने। हाँ, तो हाँ। वही है, हाँ वही है हाँ। वो, जो व्हाइट लाइट के जो 7 कलर है उसमें से कोई एक पर्टिकुलर लाइट या एनर्जी, हम लाइट को एनर्जी भी कह सकते हैं, एक पर्टिकुलर एनर्जी ये क्रोमोफोर एब्जॉर्ब करता है, उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर हमको दिखता है। तो इस तरह से वो कंपाउंड हमें कलरफुल दिखता है, इस तरह से वो कंपाउंड हमें कलरफुल दिखता है। Colorful. हाँ, तो इन द ग्रीक क्रोमा मीन्स कलर एंड पोर मीन्स बियरर। कलर बियरर ग्रुप जो रहते हैं उसको क्रोमोफोर कहते हैं। गॉट इट? यस सर। और वो कलरफुल, Yes, sir. हाँ, और वो कलरफुल क्यों रहते हैं? क्योंकि वो नियर यूवी रीजन में लाइट क्या करते हैं? एब्जॉर्ब करते हैं। Absorb. हाँ, या सिंपली आपने अगर बोला विजिबल रीजन में तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं।
तो ये क्रोमोफोर रहते कैसे हैं? नाउ सी हियर सम एग्जांपल्स आर गिवन हियर, N डबल बॉन्ड O, NO2, N डबल बॉन्ड N, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड S। तो ये जितने भी आपको दिख रहे ग्रुप्स, इसको कहते हैं क्रोमोफोर। इनको क्या कहते हैं? क्रोमोफोर। हाँ, तो ये ग्रुप रिस्पॉन्सिबल होते हैं व्हाइट लाइट का, व्हाइट लाइट में जो एक पर्टिकुलर लाइट है उसको एब्जॉर्ब करने के लिए। और मैंने ये भी बताया होगा, इसमें जो पाई इलेक्ट्रॉन है, इसमें जो पाई इलेक्ट्रॉन है हर एक में डबल बॉन्ड है, दिख रहा है आपको? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, Yes, sir. तो जो ट्रांजिशन होता है, डबल बॉन्ड के जो पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं व्हाइट लाइट की, और फ्रॉम लोअर एनर्जी टू हायर एनर्जी चले जाते हैं। Higher energy. और जब वो हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी में वापस आते हैं, हायर से लोअर में जब Lower energy. हाँ, जब वापस आएंगे तो एक लाइट रेडिएशन इमिट करते हैं, एक रेडिएशन इमिट करते हैं, और वो रेडिएशन को कहते हैं हम कॉम्प्लीमेंट्री कलर। वो रेडिएशन भी कलरफुल रहता है, उसको कहते हैं हम कॉम्प्लीमेंट्री कलर। Complementary Complementary. color. हाँ, तो जितने भी आप क्रोमोफोर देखोगे उसमें सभी में क्या रहेगा? डबल बॉन्ड रहेगा। दिख रहा है आपको? Yes, sir. हाँ, Yes, sir. तो कंपाउंड बेयरिंग क्रोमोफोर आर कॉल्ड एज क्रोमोजेन्स। तो जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को ये ग्रुप लगे होंगे ना, ये ग्रुप N डबल बॉन्ड O, NO2, N डबल बॉन्ड N, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड S, या फिर एक साइनाइड ग्रुप है C ट्रिपल बॉन्ड S, राइट? तो ये Yes. अगर ग्रुप्स लगे हैं तो उनको कहते हैं क्रोमोजेन। उनको क्या कहते हैं? क्रोमोजेन। Chromogen. Chromogen. यस, अगर कोई पर्टिकुलर ऑर्गेनिक कंपाउंड है और वो कंपाउंड ये ग्रुप बियर करता है तो हम उनको क्या कहेंगे? क्रोमोजेन। उनको क्या कहेंगे? Chromogen. क्रोमोजेन। Chromogen. यस, कंपाउंड बियरिंग क्रोमोफोर आर कॉल्ड क्रोमोजेन। Chromogens. समझ में आया क्रोमोफोर के बारे में? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. हाँ, ठीक है। और दूसरा पार्ट है ऑक्सोक्रोम का। अब डाई में क्रोमोफोर भी, डाई अगर हम पर्टिकुलर डाई की बात करते तो उसमें क्रोमोफोर तो होना ही होना है, और बाद में ऑक्सोक्रोम भी होना है। अब ऑक्सोक्रोम क्या है? ऑक्सोक्रोम देखिए, ग्रुप विच एनहांस द इंटेंसिटी ऑफ कलर ऑफ डाइज। अब यहाँ पे अंडरलाइन करने वाला जो सेंटेंस है, विच एनहांस द इंटेंसिटी ऑफ कलर ऑफ डाई, आपके जो टेक्स्ट बुक में है वो ये डेफिनेशन नहीं दी हुई है, बट आप ये डालिए। एक्चुअल डेफिनेशन ये है, द ग्रुप विच एनहांस द इंटेंसिटी ऑफ कलर ऑफ डाई कॉल्ड एज ऑक्सोक्रोम। ऐसा ग्रुप जो कलर की इंटेंसिटी बढ़ाता है, जो कलर की इंटेंसिटी क्या करता है? बढ़ाता है। बढ़ाता है। कलर देने का काम किसका है? क्रोमोफोर का। Chromophore. हाँ, और वो कलर की जो इंटेंसिटी है वो बढ़ाने का काम कौन करता है? Oxochrome. ऑक्सोक्रोम। यस, दैट्स राइट। Oxochrome. Yes, yes. Dye must be attached to a fiber by mean of stable chemical bond. Those bond are formed by some acidic or basic group, that is oxochrome. तो ये जो डाई अटैच होते हैं ना, फाइबर को, प्लास्टिक को, फर को, तो ये ग्रुप से अटैच होते हैं। ठीक है, Yes, sir. आप देख रहे हो OH है, COOH है, SO3H है, NH2 है, NHR, NR2। तो ये जितने भी ग्रुप्स है ये सभी को कहते हैं हम ऑक्सोक्रोम। ऑल दीज आर द ऑक्सोक्रोम। ऑल दीज आर, Oxochrome. यस, ऑल दीज आर द ऑक्सोक्रोम। अब इसमें होता क्या है कि कुछ ऑक्सोक्रोम एसिडिक रहते हैं और कुछ बेसिक रहते हैं। तो जनरली जो H+ देंगे, हेलो, Yes, sir. हाँ, जहाँ Yes, sir. पे बैकग्राउंड साउंड या कोई घर का कोई साउंड आता है तो उन्होंने अपना ऑडियो म्यूट करिए प्लीज, राइट? और घर का साउंड Okay. नहीं है आपके तो अनम्यूट रखा तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो देखिए ऑक्सोक्रोम के एग्जांपल्स दिए हुए हैं यहाँ पे, तो आप देख सकते हो OH है, COOH है, SO3H है। तो इनको कहा है एसिडिक ऑक्सोक्रोम, राइट? Yes, sir. Yes, sir. Why they are Yes, called sir. as, why they are called as acidic? Is there any idea? See here, आप COOH बोलिए, H plus SO3H, यस, H+ डोनेट करता है। वो जनरली क्या करता है? Yes. H+ डोनेट करता है, इसलिए Donate उसको, कर. हाँ, इसलिए उसको H+ मीन्स प्रोटॉन डोनेट करता है।
तो इसलिए उसको एसिडिक ऑक्सोक्रोम कहा गया हुआ है। और NH2, NHR एंड NR2 ये जितने भी है प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी अमीन, प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी अमीन, तो इनको कहते हैं बेसिक ऑक्सोक्रोम। दे आर कॉल्ड एज बेसिक ऑक्सोक्रोम। Oxochrome. व्हाई दे आर कॉल्ड एज बेसिक देन? जैसे हमने एसिडिक का बोला था कि वो H+ देता है, उसी तरह NH2, NHR, NHR2 तो नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर रहता है ना। So Yes. the nitrogen is capable to donate the lone pair, and group which donate or compound which donate the lone pair is called as basic compound. और जो Basic H, compound. yes, Yes, sir. H+ जो देता है वो एसिडिक, और जो लोन पेयर देता है वो बेसिक। बेसिक। Basic. यस, तो कोई भी डाई में क्रोमोफोर के साथ ऑक्सोक्रोम जरूरी है। Every die Yes, sir. must have chromophore with their oxochrome. Oxochrome. Also, Yes, chromogen without oxochrome can never be act as a die. Chromogen without oxochrome can never be act as a die. अगर क्रोमोजेन यानी कि क्या बताया मैंने आपको, वही पे स्लाइड पे है, देख लीजिए। Which क्रोमोफोर, responsible? नहीं, क्रोमोफोर बियरिंग ग्रुप और क्रोमोफोर बियरिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्रोमोफोर बियरिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड इज कॉल्ड एज क्रोमोजेन। समझ रहा है? Yes, sir. हाँ सर। हाँ, Yes, स्लाइड पे देखिए, क्रोमोफोर बियरिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड इज कॉल्ड एज क्रोमोजेन, राइट? क्रोमोजन। हाँ, और क्रोमोजेन विदाउट ऑक्सोक्रोम कैन नेवर बी एक्ट एज ए डाई। समझ में आया? Yes, sir. यस सर। सपोज बेंजीन है, बेंजीन को N डबल बॉन्ड O लगा है, बेंजीन को N डबल बॉन्ड O लगा है, या फिर हाँ, या फिर हम फिनॉल का एग्जांपल लेते हैं, तो फिनॉल का स्ट्रक्चर आपके सामने आ जाता है OH और बेंजीन रिंग, Benzene ring. राइट? और उसको अगर Yes. N डबल बॉन्ड O लगा है, N डबल बॉन्ड O या फिर NO2 लगा है, तो वो पूरा का पूरा बनता है डाई। और सिर्फ क्योंकि क्या होता है, उसमें फिनॉल का OH तो है ही, साथ में क्रोमोफोर भी अटैच है। लेकिन मैं कहता हूं अगर सिर्फ बेंजीन है, बेंजीन बियरिंग N डबल बॉन्ड O, बेंजीन बियरिंग N डबल बॉन्ड O, तो वो O. क्या हुआ? हाँ, वो क्या हुआ? Chromo. हाँ, Chromo. यस, वो क्रोमोजेन हुआ। तो बेंजीन, Chromogen. यस, बेंजीन को N डबल बॉन्ड या फिर NO2 या फिर अजाइड ग्रुप या फिर C डबल बॉन्ड O या फिर C डबल बॉन्ड S लगा है, तो वो सिर्फ क्रोमोजेन हुए। वो क्या हुए? क्रोमोजेन। लेकिन उस, हाँ, और उसके ऑर्थो या पैरा पोजीशन पे अगर OH, COOH, SO3H, NH2, NHR, NR2 ऐसे अगर ग्रुप लगे हैं, तो उनको क्या कहेंगे हम? डाई। तब बनता है Dye. कंप्लीट डाई। यस, Dye. तो डाई के लिए हमको क्रोमोफोर तो चाहिए ही चाहिए, साथ में क्या चाहिए उसको अटैच? Oxochrome. ऑक्सोक्रोम, राइट? और क्रोमोफोर क्या है? ग्रुप विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कलर, and oxochrome are the Yes. groups which enhance the intensity of color. enhance the color. Yes, and chromophore is divided into two parts, acidic and basic. Basic. No, Basic. yes, OH, COH and SO3H are the acidic oxochrome, and NH2, NHR and NR2 are the basic oxochrome. Basic oxochrome. Yes, और जनरली जो डाई अटैच होता है फाइबर को किसी भी या किसी भी मटेरियल को, तो वो ऑक्सोक्रोम की थ्रू अटैच होता है। आई बात ध्यान में? Yes, यस sir. सर। And chromogen without oxochrome can never be act as a dye. कलर, डाई। हाँ, वो सब्सटेंस आपको कलरफुल दिखेगा, नो डाउट, वो सब्सटेंस आपको कलरफुल दिखेगा, लेकिन वो अपना कलर दूसरे को दे नहीं पाएगा, इम्पार्ट नहीं कर पाएगा। अगर Yes. एक, हाँ, अगर एक ऐसा कलर है जो सिर्फ कलरफुल दिख रहा है और उसका कलर दूसरे किसी को लग नहीं रहा, तो वो डाई नहीं हुआ। उसको हम क्या कहेंगे? अभी जितना भी अपने सामने स्लाइड है, उसको क्या कहेंगे? उसको डाई कहेंगे या क्रोमोजेन कहेंगे? Chromogen. यस, क्योंकि उसमें वो कलरफुल है, इसका मतलब उसमें ऑब्वियसली क्रोमोफोर अवेलेबल है, लेकिन वो दूसरे को इम्पार्ट नहीं कर रहा है, उसको दूसरे को कलर दे नहीं सक रहा है, तो उसमें ऑक्सोक्रोम अवेलेबल नहीं है।
तो ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें क्रोमोफोर एज वेल एज ऑक्सोक्रोम दोनों भी प्रेजेंट है ऑर्थो या एक दूसरे के ऑर्थो या पैरा पोजीशन पे, तो उनको हम डाई कहते हैं। और क्रोमोजेन विदाउट ऑक्सोक्रोम कैन नेवर बी एक्ट एज अ डाई। Die. हाँ, सबसे लास्ट वाला सेंटेंस दिख रहा है आपको? Yes, sir. Yes, sir. Okay, okay. Now we are moving toward next slide. तो ये तो कंप्लीट इंट्रोडक्शन था आपका डाई के बारे में। किसके बारे में? डाई Die. डाई के बारे में। अब देखते हैं क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन ऑफ डाई। देयर आर सेवरल वेज फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ डाइस। बहुत तरीके उसके क्लासिफिकेशन के। तो आपके सिलेबस के लिए जनरली 3 है और उसमें भी आपके बुक में इन्वॉल्व किए हैं 2। ठीक है, तो जो मेन है वो, तो यहाँ पे हम थोड़ा सा आपके नॉलेज के लिए देखते हैं कि सेवरल वेज कौन कौन से हैं। तो क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द सोर्स ऑफ मटेरियल, राइट? हेलो, Yes. हाँ। Yes, sir. नाउ Yes, क्लासिफिकेशन yes, sir. बेस्ड ऑन सोर्स ऑफ मटेरियल। तो सोर्स ऑफ मटेरियल यानी कि वो किससे बना हुआ है, डाई बना किससे हुआ है। तो सोर्स ऑफ मटेरियल एक्चुअली क्या रहता है कि एक तो प्लांट से बना है या एनिमल से बना हुआ है। तो ये क्लासिफिकेशन आपको नहीं है सोर्स ऑफ मटेरियल वाला। तो उसमें 2 पार्ट गिरते हैं, एक प्लांट से बना हुआ डाई रहता है और एक एनिमल से बना हुआ डाई रहता है। आई बात ध्यान में? देन नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन केमिकल स्ट्रक्चर। तो ये आपके सिलेबस में है। तो क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन केमिकल स्ट्रक्चर, जैसे उसका केमिकल स्ट्रक्चर है, उसमें कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है, कौन से ऑक्सोक्रोम प्रेजेंट है, उसके ऊपर एक क्लासिफिकेशन रहेगा। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द मोड ऑफ एप्लीकेशन, जो डाई है वो कहाँ कहाँ उसका एप्लीकेशन किया जाता है, उसके ऊपर भी उसका क्लासिफिकेशन है। ठीक है। Dyes can be classified into acidic and basic depending on the nature of oxochrome present. इसके पहले ही स्लाइड में हमने देखा है, बराबर है? Yes, Yes. sir. हाँ, तो dyes can also be classified into acidic and basic Basic. depending on the nature of oxochrome present. हाँ, तो आपके जो सिलेबस में है, ये जो नीचे वाले 3 है, बेस्ड ऑन केमिकल स्ट्रक्चर, बेस्ड ऑन मोड ऑफ एप्लीकेशन एंड एसिडिक बेसिक। उसमें भी एसिडिक बेसिक का एक्सप्लेनेशन नहीं दिया हुआ है, स्पेशली डिस्क्राइब किए हुए हैं या फिर एक्सप्लेन किए हुए हैं केमिकल ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल स्ट्रक्चर एंड ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ एप्लीकेशन। तो ये कुछ, हाँ, ये कुछ वेज है जिससे हम डाइस को क्या करते हैं, क्लासिफाई कर सकते हैं। और बहुत डीप अगर आपको क्लासिफिकेशन चाहिए आपके नॉलेज के लिए, तो ये फ्लो चार्ट में दिया हुआ है। नाउ सी हियर ऑन योर स्क्रीन, फ्लो चार्ट ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ डाइस। Dyes can be classified into 2 types, natural dye and synthetic dye. Natural dye again get classified into 2 types, from plants and animal, and synthetic dyes get classified into non-azo dye and azo dye. Azure dye. So what do you mean by azo? Nitrogen bearing compounds, right? Actually azo Yes, sir. and thio means sulfur bearing and nitrogen azo means nitrogen bearing. Nitrogen. हाँ, और non azo synthetic dye get classified into again 2 types, non azo dyes and azo dyes. तो non azo dyes क्या होंगे, जिसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट नहीं है, और azo dye क्या होंगे, जिसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट है। उसमें भी फिर, हाँ, जिसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट है। तो azo dye again get classified into different groups, that is acidic, basic, reactive, disperse, sulfur, VAT, etc. ये सभी आपको पढ़ना है आगे में, राइट? तो ये कंप्लीट क्लासिफिकेशन है। तो आपके नॉलेज के लिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है? Yes, sir. ओके, देन नाउ वी आर मूविंग टू नेक्स्ट स्लाइड। तो हम देखते हैं क्लासिफिकेशन जो अकॉर्डिंग टू आवर सिलेबस है। क्लासिफिकेशन ऑफ डाइस, पहला जो क्लासिफिकेशन है, तो क्लासिफिकेशन ऑफ डाइस ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। Structure. तो पढ़ा था ना हमने, देखा था ना यहाँ पे
देखो सेकेंड पॉइंट, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन Yes, sir. केमिकल स्ट्रक्चर दिख रहा है। Yes, sir. हाँ, तो Yes, sir. यही टॉपिक हमने अभी यहाँ पे कंटिन्यू किया है, क्लासिफिकेशन ऑफ डाइज ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर. Now see here, depending on the types of chromophore, जैसे मैंने क्रोमोफोर कहा तो आपके दिमाग में क्या आते हैं? हेलो, Yes, sir. जैसे मैंने Yes, sir. क्रोमोफोर कहा तो आपके दिमाग में कौन से ग्रुप आ रहे हैं? डबल बॉन्ड double कंटेन, bond यस, form. डबल बॉन्ड कंटेनिंग कंपाउंड्स. डिपेंडिंग, Compound. yes, depending upon the types of chromophore present in the structure, the dyes are classified into nitro and nitroso dye, azo Sir. dye. हाँ, yes, क्लासेस और मॅथ्सचा मॅथ्सचा क्लास आहे का? हो. सगळ्यांचा किती लोकांचा आहे जवळपास? पीसीएम पूर्ण पीसीएम? हो. तर ठीक आहे, मग आपण नंतर कंटिन्यू. पण मॅथ्सचा क्लास तर 3 नंतर लागेल ना? आज मॅडमनी लवकर घेतला, म्हणजे 12 वाजता असतो पण आज मॅडमनी लेट घेतला. अरे बाप, मी मगाशी तर व्हॉट्सअपवर विचारलं होतं तुम्हाला की कोणाचा क्लास वगैरे आहे का म्हणून 3 पर्यंत. आजचं टायमिंग सगळे एक्सचेंज झाले. तुम्ही असं थोडं जर सांगितलं असतं तर मग आपण नंतर घेतलं. बरं, हे बघून घ्या थोडस, 5 मिनिटं थांबा, फक्त 5 मिनिटं, ठीक आहे? हो तर सर. डिपेंडिंग ऑन द क्रोमोफोर present in the structure, dyes can be classified into nitro and nitroso dye, azo dye, triphenyl methyl dye, phthalene dye, indigoid and thioindigoid dye, anthraquinone dye and miscellaneous dye. एंथ्राक्विनोन डाई एंड मिसलेनियस डाई. तो ये जितने भी 7 क्लासिफिकेशन है, उसका 7 टाइप है उसके, तो ये 7 टाइप हमको 1 बाय 1 पूरा पढ़ना है. नाइट्रो डाई, नाइट्रो एंड नाइट्रोसो डाई पढ़ना है, एजो डाई भी पढ़ना है, ट्राइफिनिल मिथिल भी पढ़ना है, थैलिन भी पढ़ना है, सब मिसलेनियस तक सब डाइज पढ़ना है. और आपको डाइज में ये सबसे बड़ा पार्ट है और इसके बाद खत्म है डाई, यही पढ़ना है हमको. नाउ वी आर मूविंग टू आवर नेक्स्ट स्लाइड्स. सी हियर, नाइट्रो एंड नाइट्रोसो डाई. क्या रहेगा नाइट्रो या नाइट्रोसो डाई? ऐसा कंपाउंड जिसमें क्रोमोफोर कौन से होंगे? नाइट्रो ग्रुप, दैट इज NO2. Nitro group. यस यस. तो देखिए आप नेप्थॉल एलोएस, वो आपके स्क्रीन पे स्ट्रक्चर है, नेप्थॉल एलोएस कंटेनिंग ऑल नाइट्रो डाई. पिक्रिक एसिड में भी आप देखोगे तो क्या दिख रहा है आपको? NO2 ग्रुप. और मॉडर्न ग्रीन 4 में अगर आप देखोगे तो है नाइट्रोसो, उसको कहते हैं नाइट्रोसो डाई बिकॉज दे कंटेन नाइट्रोसो, दैट इज N डबल बॉन्ड O क्रोमोफोर, तो उसको कहेंगे नाइट्रोसो. तो कुछ बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत है कि उसको ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें क्रोमोफोर क्या होगा? नाइट्रो या फिर नाइट्रोसो, Nitro. उनको क्या नाइट्रोसो. कहेंगे? हाँ, और साथ में OH ऑक्सोक्रोम रहेगा. कौन सा ऑक्सोक्रोम? OH. OH of the एक तो वो उसके ऑर्थो पोजीशन पे या फिर पैरा पोजीशन पे. OH ग्रुप के ये जो क्रोमोफोर है, वो क्रोमोफोर ऑक्सोक्रोम के एक तो ऑर्थो पोजीशन पे होगा या तो फिर पैरा पोजीशन पे रह सकता है. para position. राइट. उसके कुछ एग्जांपल हैं तो आप देख सकते हो. बाद में एजोडाई. ऑब्वियसली एजोडाई जो है ये अजाइड ग्रुप दिख रहा है क्या आपको? N डबल बॉन्ड O, सॉरी N डबल बॉन्ड N. Yes, sir. हाँ, Yes, उसको हम sir. कहते हैं अजाइड. तो जितने भी डाइज है उसमें अगर अजाइड ग्रुप रहता है तो उसको एजोडाई कहते हैं. उनको क्या कहते हैं? एजोडाई. एजोडाई इज अ लार्ज क्लास ऑफ सिंथेटिक ऑर्गेनिक. Azo. Azodai is a large class of synthetic organic dyes that contain nitrogen as a azo group, that is Azo group. N double N bond double bond. bond double N bond N. as a primary chromophore, as a primary chromophore, right? और जो ऑक्सोक्रोम, Yes, sir. Yes, sir. जो यस, और जो ऑक्सोक्रोम प्रेजेंट रहते हैं उसमें वो रहेंगे OH, SO3H, NH2, NR2 एटसेट्रा. यानी कि वो एसिडिक भी हो सकते हैं और वो बेसिक भी हो सकते हैं. तो पैरा रेड जो है, पैरा रेड ये उसका एक क्या है? एग्जांपल है किसका? एजोडाई का. Azure. अब एजोडाई प्रिपेयर कैसा? आपके पास अगर बुक्स है तो आपके बुक्स में यहाँ बी में करेक्शन कर लो, यहाँ पे
आपका डायजोटाइजेशन दिया हुआ है, वहां पे डायजोटाइजेशन नहीं होना है, वहां पे NaOH और नीचे में HCl HCl चाहिए। तो एजोडाई बनाते कैसे है वो देख लो। फिलहाल सबसे पहले एरोमेटिक अमीन, राइट, एरोमेटिक अमीन NH2 रहेगा। NH2 का डायजोटाइजेशन इन प्रेजेंस ऑफ HCl एंड NaNO2, HCl एंड Na2। तो ये रिएक्शन आपने इससे पहले भी देखी है डायजोटाइजेशन की, जो 0 to -5 डिग्री सेल्सियस पे कैरिड आउट की जाती है। तो एरोमेटिक अमीन जो रहता है उससे उसका डायजोटाइजेशन करने के बाद, आफ्टर डायजोटाइजेशन ऑफ एरोमेटिक अमीन, दिस एरोमेटिक अमीन गेट कन्वर्टेड इनटू डायजो साल्ट, दैट इज N2 पॉजिटिव Cl निगेटिव। निगेटिव। हाँ, याद में आ रही क्या रिएक्शन? इससे पहले पढ़ी है हमने कभी? आगे पढ़ने वाले है ही इसको, लेकिन ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है कि एजोडाई बनते कैसे। तो अमीन का कन्वर्शन एजो साल्ट में किया जाता है, दैट इज NH2 गेट कन्वर्टेड इनटू N डबल बॉन्ड N2 पॉजिटिव Cl निगेटिव। और वो डायएजो साल्ट जो पहले रिएक्शन में बना है, वो डायएजो साल्ट उसका रिएक्शन किया जाता है एरोमेटिक फिनॉल और अमीन के साथ। तो ये सिंपली कंडेंसेशन रिएक्शन है। तो एरोमेटिक फिनॉल या अमीन या एरोमेटिक अमीन, उनका एक हाइड्रोजन एरोमेटिक फिनॉल का और डायएजो साल्ट का Cl, तो क्या होगा, वहां से निकलेगा डायएजो साल्ट का Cl निगेटिव और एरोमेटिक फिनॉल का हाइड्रोजन, तो HCl निकल जाएगा, हाइड्रोजन। HCl Yes, निकल जाएगा। निकल और जाएंगे। हाँ, ये जो एरोमेटिक फिनॉल है या फिर अमीन है, वो ये डायएजो साल्ट क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा। बराबर है? ये इस तरह से N डबल बॉन्ड N से, समझ रहे हो क्या? यस सर। हाँ सर। Yes, sir. हाँ, तो इस तरह से एजोडाई प्रिपेयर किया जाता है, जिसमें N डबल बॉन्ड N ये ग्रुप प्रेजेंट रहता है। तो एग्जांपल है कुछ एजोडाई के, देखिए मिथिल ऑरेंज है, कॉन्गो रेड है, पैरा रेड है, बिस्मार्क ब्राउन एक्सेट्रा, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ एजोडाई। तो ये तो सिर्फ जो हमने देखा है वो बेसिक रिएक्शंस है। तो हमने आगे इसी तरह से सभी रिएक्शंस पढ़नी है, आपके बुक्स में भी दिया हुआ है और हम स्लाइड पे भी पढ़ेंगे, विथ स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, विथ मैकेनिज्म पढ़ेंगे। आई बात ध्यान में? यस सर। Yes, sir. चलो चलो ठीक है, टू बी सर कंटिन्यू सर करते हैं। हाँ बोलिए। सो आपने बोला है कि ऑक्सोक्रोम से डाई अटैच होता है फाइबर पे। सो हाँ हाँ, अगर किसी क्लॉथ से डाई निकल रहा है तो ऑक्सोक्रोम बॉन्ड ब्रेक होता होगा उसमें। एक्चुअली क्या होता है कि जो डाई जब निकलता है ना, तो जो डाई की पहली लेयर क्लॉथ पे लगती है, पहली लेयर, यस सर। वो अटैच हो जाती है फाइबर के साथ। लेकिन हाँ, बाकी के जो डाई के मॉलिक्यूल है वो पहली लेयर पे पूरी साइमल्टेनियसली अटैच होने के बाद वो उसके ऊपर बैठते जाते हैं। यस सर। हाँ, दूसरे यानी कि वो जो ऑक्सोक्रोम है वो फाइबर के साथ बॉन्डिंग बना ही नहीं पाता है। हाँ तो हाँ, एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर, तीसरी लेयर, चौथी लेयर, तो तीसरी चौथी लेयर जो बनी हुई है वो निकल जाएंगी, लेकिन पहली लेयर जो है जिसने फाइबर के साथ बॉन्ड बनाया है वो नहीं निकलेंगी। इसलिए जब हम कोई कपड़ा बाजार से लाते हैं, उसको धोते हैं, तो पहले वो डार्क रहता है। यस सर। हाँ, और बाद में धोने के बाद उसके ऊपर के 2-3 लेयर निकलने के बाद जो पहली लेयर है जो अटैच रहती है फाइबर के साथ, वो नहीं निकलती, तो उसका कलर फेंट आ जाता है। आई बात ध्यान में? यस सर। हाँ, तो ऐसा नहीं है कि वो बॉन्ड ब्रेक हो जाते हैं। अगर बॉन्ड ब्रेक होते तो पहली लेयर के भी होते जो क्लॉथ के साथ अटैच है, तो कपड़ा पूरा व्हाइट दिखने को चाहिए अपने को। हाँ हाँ, तो वो एक्चुअली बॉन्ड ब्रेक नहीं यस होता, सर। वो एक्सेस डाई जो है जो क्लॉथ के साथ अटैच नहीं हुआ है, वो निकल जाता है पानी में। हाँ सर। आई बात ध्यान में? और कोई क्वेश्चन? यस सर। नो सर। और अगर आपको रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है तो आप व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो, ठीक है? ओके सर। ओके, चलो टू बी कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट लेक्चर के लिए। Yes, sir. थैंक यू सर। ओके ओके। ते